Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will see part 2 of chapter number 7 from theme E, economic life around us. तो इसमें हमने chapter 7 start किया था factors of production. इसका part 1 already हम देख चुके हैं. So I hope all of you have watched all the previous videos. अगर आपने नहीं देखे हैं so please go through the links given in the description box. ये chapter आपकी class 8 न्यू NCERT जो social science की exploring society India and beyond वहां से लिया गया है. So इसमें हम factors of productions के बारे में पढ़ रहे थे जिसमें हमने land और labor के बारे में पढ़ लिया था. Land के बारे में और लेबर के बारे में अच्छे से समझ ली थी सारी चीजें. नाउ नेक्स्ट फैक्टर है कैपिटल यानी पूंजी पैसा. तो वो उसके बारे में अब हम इस चैप्टर में या इस पार्ट में स्टार्ट करते हैं. सो कैपिटल मतलब होता है इन इकोनॉमिक्स एनी एसेट्स वेदर फिजिकल और फाइनेंशियल यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. सो कैपिटल ऐसा नहीं जैसे मैंने अभी बोला पैसा तो सिर्फ पैसा ही नहीं, बाकी कोई भी चीज जो आप असेट्स के फॉर्म में यूज कर रहे हैं किसी भी चीज को बनाने में. मान लो मशीनरी चाहिए कोई सामान बनाने के लिए, तो मशीन भी क्या है, एक तरीके का आपका कैपिटल है, असेट्स है, राइट. सो बिजनेसेस आल्सो रिक्वायर कैपिटल दैट कंप्राइज मॉनेटरी रिसोर्सेज. कैपिटल में क्या क्या चीजें आते हैं, मॉनेटरी यानी पैसे से रिलेटेड, एंड ड्यूरेबल असेट्स. ड्यूरेबल मतलब जो लंबे समय तक चले, जैसे मशीन रोज रोज नहीं खरीदी जाती. एक मशीन खरीदी तो उसे हम बहुत लंबे समय तक यूज करते हैं. कोई टूल्स, कोई इक्विपमेंट्स, गाड़ियां, व्हीकल्स, वेंडिंग कार्ड्स, कंप्यूटर्स, शॉप्स, फैक्ट्रीज, ऑफिस, बिल्डिंग्स एटसेट्रा, ये सारे किसका पार्ट होते हैं, कैपिटल का पार्ट होते हैं फॉर देयर डे टू डे ऑपरेशन. ये जो बिजनेस है अपने डेली के काम के लिए, ऑपरेशंस यानी डेली के जो उनके फंक्शंस है उसके लिए सारी चीजें वो यूज करते हैं. ये सबका किसका पार्ट है, कैपिटल का. जस्ट एज रत्ना वुड हैव रिक्वायर्ड मनी टू टेक द लैंड ऑन लीज, बाय द फर्नीचर एंड किचन इक्विपमेंट्स एटसेट्रा, दीज आर कॉल्ड कैपिटल. तो हमने देखा था रत्ना एक रेस्टोरेंट ओपन करना चाहती है तो उसको फर्नीचर चाहिए होंगे, किचन के इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, पैसे चाहिए होंगे. तो ये सारी चीजें क्या है, एक कैपिटल का पार्ट है. सो मनी प्लस ह्यूमन मेड रिसोर्सेज दैट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. तो कैपिटल को अगर आप एक लाइन में डिस्क्राइब करना चाहो तो क्या होता है, पैसा और हर वो मानव द्वारा बनाए गए रिसोर्सेज जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने में आप यूज करते हैं उसे कैपिटल कहते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज कैपिटल इज एसेंशियल टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और अ सर्विस सेक्टर एंटरप्राइज. आप किसी भी सेक्टर में आप बात करें कि अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें भी आपको पैसा चाहिए, सर्विस सेक्टर में भी आपको पैसा चाहिए. बट वेयर डू बिजनेसेस गेट द कैपिटल. लेकिन ये जो कैपिटल है, पैसा है या जो भी कैपिटल के फॉर्म में हमने चीजें देखी, वो बिजनेसेस कहाँ से लेते हैं, कहाँ से उनको मिलता है. या तो पर्सनल सेविंग, खुद की बचत की हो, या फैमिली से हेल्प लेते हैं, फ्रेंड से हेल्प लेते हैं. ये तो फर्स्ट सोर्स हो गए फंड के, पैसे के. ये फर्स्ट सोर्स है कि हमने अपनी फैमिली से मांग लिया, फ्रेंड से मांग लिया, ये हमारी कोई सेविंग है. एंड सपोर्ट for individuals when they start a business, just as Ratna did when she started her business. जब रत्ना ने भी अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट किया तो उसने भी ऐसा ही किया था. However, the funds were insufficient for Ratna to start the business. अब जैसे हमने किसी से हेल्प मांगी, फैमिली से मांग ली, फ्रेंड से मांग ली, उन्होंने जो हमें पैसे दिए वो कम पड़ रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, जैसे कि रत्ना ने किया, so she took a loan from the bank to meet the shortfall. Shortfall मतलब जितने पैसे कम पड़ गए उसको पूरा करने के लिए उसने क्या किया, बैंक से लोन ले लिया. ओके, नाउ शी पेड इंटरेस्ट. अब लोन लिया है तो बैंक उससे क्या, लोन बैंक तो फ्री में देगी नहीं ना, पैसे देगी तो उसके बदले में ब्याज लेगी. तो इंटरेस्ट क्या होता है, द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय द बोरोअर ऑफ अ लोन टू द लेंडर फॉर यूजिंग देयर मनी फॉर अ स्पेसिफिक टाइम. किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रत्ना ने बोला कि मुझे 1 साल के लिए 1 लाख रुपए दे दो, तो 1 साल बाद वो बैंक जो है 1 लाख रुपए उससे रिटर्न नहीं लेगी, कुछ एक्स्ट्रा पैसे इसमें जोड़कर लेगी. तो वो जो एक्स्ट्रा पैसे हैं उसी को इंटरेस्ट कहा जाता है. ओके, सो she paid interest along with the part of her loan amount over a period of time. तो उसने इंटरेस्ट भी पे किया लोन अमाउंट के साथ साथ. सिमिलरली ऐसे ही जो बड़ी कंपनीज होती हैं, लार्ज कंपनीज, उनको बहुत ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं, रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी टू एक्सपैंड देयर बिजनेस, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए. इसीलिए हैंस दे रेज मनी फ्रॉम जनरल पब्लिक थ्रू द स्टॉक मार्केट. तो इसमें एक और होता है, जैसे बैंक से लोन ले लिया, अब बहुत बड़े लेवल पे पैसा चाहिए तो जनरल पब्लिक से वो लोग पैसा लेते हैं. कैसे लेते हैं, स्टॉक मार्केट में शेयर लगा देते हैं, अपने कंपनी के शेयर लगा देते हैं. लोग आप सुनते होंगे ना, उस कंपनी के शेयर हमने लिए हैं या उस कंपनी के शेयर हमने लिए, लोग बातचीत करते रहते हैं. तो स्टॉक मार्केट क्या है, एक स्पेशल टाइप का मार्केट है वेयर शेयर्स आर बॉट एंड सोल्ड. जैसे कंपनी है, कंपनी के मान लो 500 शेयर हैं,
तो 500 शेयर में उसका कैपिटल है, पूरी कंपनी की वैल्यू 500 शेयर की है। अब वो शेयर मार्केट में इसको लगा देगी, कुछ लोग मान लो 10 शेयर खरीद लेंगे, कुछ लोग 5 शेयर खरीद लेंगे, ऐसे जितने लोगों के पास शेयर होंगे वो सभी कंपनी के हिस्सेदार हो जाते हैं, एक तरीके से सभी कंपनी के शेयर होल्ड करते हैं, राइट। और शेयर को खरीदा बेचा जाता है, जैसे 10 शेयर किसी ने खरीद लिए, अब उसको मान लो शेयर की वैल्यू बढ़ गई, तो उसने जितने रुपए में खरीदे था उससे अगर वैल्यू बढ़ जाएगी तो वो बेच देगा फिर, तो ये खरीदना बेचना वहां पर होता रहता है। सो लार्ज कंपनी रेज मनी फ्रॉम पब्लिक बाय ऑफरिंग देम अ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स कॉल्ड डिविडेंड। अब जैसे मैंने अभी बोला 10 शेयर मैंने लिए 100 रुपए के, मान लो अब उसको प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, मान लो इस शेयर की वैल्यू 100 रुपए की थी ना, अब 150 रुपए की हो गई, तो 50 रुपए बढ़ गए, तो इस प्रॉफिट में से कुछ शेयर हम मुझे कंपनी दे देगी, उसे क्या कहते हैं, डिविडेंड। ठीक, तो 100 रुपए मैंने लगाए थे, अब मुझे ज्यादा बढ़ के मिलेंगे, तो वो जो कंपनी हमें देती है बढ़ा हुआ पार्ट, उसे कहते हैं डिविडेंड। सो इन अदर वर्ड्स, बिग बिजनेसेस कैन रेज मनी और फाइनेंशियल कैपिटल थ्रू सच अ मार्केट कैन सेल शेयर्स ऑफ देयर बिजनेसेस। अब क्या होता है, जैसे ये क्यों कंपनी अपने शेयर मार्केट में लगाती है, बेचने के लिए क्यों लगाती है, जैसे मैंने 10 शेयर खरीदे, तो 10 शेयर के पैसे दिए होंगे मैंने कंपनी को, राइट। सो ये कंपनी के पास जो पैसे गए, ऐसे बहुत सारे लोग शेयर लेते हैं, तो सारे पैसे कंपनी एज ए कैपिटल यूज करती है। You will learn the exact mechanism of how this works in higher grades. ये शेयर मार्केट के बारे में और ज्यादा आप बड़ी क्लासेस में जानेंगे। ओके, चलिए अब आगे देख लेते हैं। सो इंटरेस्ट आई होप क्लियर है। डिविडेंड भी यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है, वो भी हम देख लेते हैं। डिविडेंड ऐसा अमाउंट होता है जो कंपनी जो है रेगुलरली पे करती है टू इट्स शेयर होल्डर। जिन जिन के पास कंपनी के शेयर है उनको वो कंपनी देती है प्रॉफिट में से, ओके, आउट ऑफ इट्स प्रॉफिट। जैसे मैंने आपको अभी समझाया, 100 रुपए की मैंने खरीदी थी, अब कंपनी का वो शेयर 150 का हो गया, तो ऐसा नहीं कंपनी मुझे 50 रुपए दे देगी, इस 50 में से जो 50 रुपए बढ़े हैं उसमें से कुछ हिस्सा मुझे देगी, उसी को कहा जाता है डिविडेंड। ओके, नाउ लेट अस जस्ट मूव अहेड। सो यहाँ पे दिया हुआ है, लेट्स एक्सप्लोर। आइडेंटिफाई अ फैक्ट्री इन योर रीजन। आप अपने एरिया में किसी एक फैक्ट्री का पता करिए। अब देखिए, फाइंड हाउ मच कैपिटल मे हैव बीन इन्वेस्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री। उस फैक्ट्री को बनाने में कितनी पूंजी लगी होगी, कितना कैपिटल लगा होगा, एक एस्टिमेट, अंदाजा बताना है आपको। व्हाट काइंड्स ऑफ इक्विपमेंट्स डज द फैक्ट्री यूज टू क्रिएट इट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट। जो कंपनी में या उस फैक्ट्री में प्रोडक्ट बन रहा है, फिनिश्ड प्रोडक्ट मतलब जो अब यूज हो सकता है, उसके बाद उसमें कुछ नहीं करना है, तो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने में कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं, मशीनरी यूज हो रही है, तो वो सारी चीजें आपको पता करनी है। तो जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल दिया, आप खुद से पता करेंगे। जैसे एक स्मॉल टेक्सटाइल या गारमेंट की जो फैक्ट्री होती है, कपड़ों की जो फैक्ट्री होती है, वो ले लिया, तो इसमें 20 से 30 लाख रुपए लगे होंगे लैंड के लिए, बिल्डिंग बनाने में, मशीनरी लेने में, सारा सेटअप सेट करने में। कौन कौन से इक्विपमेंट्स उसमें यूज होते हैं, सुइंग मशीन, जो सिलाई मशीन होती है वो यूज होती होगी, कपड़े कट करने की मशीन, एम्ब्रॉयडरी मशीन, आयनिंग फिनिशिंग इक्विपमेंट्स, जो प्रेस वगैरह होती है उसके लिए, पैकेज की मशीन, जो पैकेजिंग होती है उस पैकेजिंग मशीन जो पैकिंग करने के लिए यूज होती है, टेबल्स, लाइटिंग एंड स्टोरेज रैक्स। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट है या ये कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो यूज हुए होंगे इस फैक्ट्री में, है ना। तो ऐसी कोई भी फैक्ट्री आप बता सकते हैं। ये मैंने एक कपड़े जहां पे बनते हैं उस फैक्ट्री का एग्जांपल लिया है। तो ये हो गया हमारा थर्ड फैक्टर, यानी कैपिटल। कैपिटल मतलब पूंजी, पैसे के फॉर्म में भी हो सकती है, किसी सामान के फॉर्म में भी हो सकती है। ओके, नाउ अब हम नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसका मतलब क्या होता है, मीन स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस और क्रिएटिंग समथिंग न्यू टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। मतलब अब मैं किसी का जॉब नहीं कर रही, मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लूं, तो जो ओनर होता है वो कहलाता है एंटरप्रेन्योर। ओके, सो ही और शी, जो भी एंटरप्रेन्योर है, इज अ पर्सन हु कम्स अप विद एन आइडिया, टेक्स रिस्क, गैदर्स अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड वर्क्स हार्ड टू मेक देयर स्टार्टअप आइडिया सक्सेसफुल। तो जो भी एंटरप्रेन्योर होता है, जो काम स्टार्ट करना चाहता है, अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, वो एक आइडिया लेकर आता है, रिस्क लेता है, हो सकता है वो काम आगे चले या नहीं भी चले, और बाकी के जो फैक्टर्स हैं, जैसे कैपिटल हो गया, फिर हमने देखा था लैंड हो गया, लेबर हो गया, ये सब इकट्ठा करता है, हार्ड वर्क करता है, और उसका जो स्टार्टअप का आइडिया है, स्टार्टअप मतलब जो शुरुआत हम करते हैं, वहां से उस आइडिया को सक्सेसफुल बनाता है। स्टार्टअप मतलब इट इज एन एंटरप्रेन्योरियल वेंचर which limited resources that aims at rapid growth and expansion while leveraging technology। टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज करके और इसमें लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके, मतलब शुरुआत में बहुत ज्यादा उसमें पैसा ना लगाकर और ग्रोथ को फिर धीरे धीरे बढ़ाना। ठीक है, सो एंटरप्रेन्योर जो होता है उसका विजन होता है फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, हेल्प्स ब्रिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसा क्रिएटिव बनाना, इनोवेट करना जिससे लोगों की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो, और ऐसी सर्विसेज लाना टू द मार्केट दैट बेनिफिट सोसाइटी एंड द नेशन, जो सोसाइटी को हेल्प करे, देश की
मदद करें। एट द सेम टाइम दे ऑल्सो क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब कोई स्टार्टअप बनाया, कोई फैक्ट्री बना रहे हैं, कोई भी बिजनेसमैन, तो उसमें काम भी तो देगा वो लोगों को, राइट? तो जॉब्स भी क्रिएट करता है, सपोर्ट लाइवलीहुड्स, और जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनके जीवन, जो लाइवलीहुड मतलब जो जीवन जीने का उनका जो जरिया है, वो भी इन जॉब से उनको मिलता है इन लोगों को। इन रिटर्न दे डिराइव अ डीप सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम सीइंग देयर ड्रीम्स बिकम अ रियलिटी एंड सर्विंग द पीपल। अब ये सब देखकर कैसा लगता है उनको? बहुत अच्छा लगता है कि जो उन्होंने ड्रीम देखा था, सपना देखा था, उसको अब रियलिटी में देख रहे हैं वो, और लोगों की मदद भी कर रहे हैं, सर्व भी कर रहे हैं, राइट? जैसे यहाँ पर कुछ इमेजेस दी गई हैं। बैम्बू, जो बांस के पेड़ होते हैं, उससे इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाना, ये अरुणाचल प्रदेश का है। फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस, देन फूड प्रोसेसिंग मतलब कुछ भी खाने की चीज ली और उसको प्रोसेस करके कुछ और बनाना, जैसे टमाटर लिए और उससे टोमेटो केचप बना दिया, ये भी क्या है? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का पार्ट है। पॉटरी प्रोडक्ट्स इन दिल्ली, फिर पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, इस तरीके से। तो ये सब क्या है? जो बिजनेस स्टार्ट होते हैं उनका ही एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। नाउ दस एन एंटरप्रेन्योर इज वन। तो जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं, ये कौन होते हैं? तो यहाँ पे सारी चीजें दी हुई हैं। कोई एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉब्लम, एंड इज रिजोल्यूट टू सॉल्व इट विद एन इनोवेटिव सॉल्यूशन। वो सोचते हैं कि जो प्रॉब्लम है इसका कुछ इनोवेशन तरीका निकालना है जिससे कि इसका कोई सॉल्यूशन निकले। फिर उसके बाद वो पैसा लगाते हैं, टाइम लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और रिस्क लेते हैं। फिर उसके बाद मेक्स एनी डिसीजन रिगार्डिंग द ऑपरेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ हिज और हर बिजनेस। फिर वो अपने बिजनेस को चलाने के लिए पैसे और टाइम के साथ साथ आइडियाज लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं। फिर उसके बाद कंबाइन वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फिर बाकी के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जोड़ते हैं, जैसे लैंड लेना, फैक्ट्रीज बनाना है, फिर लेबर इकट्ठा करना, ये सब चीजें। और उसके बाद समाज की वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर यानी भलाई के लिए अपने इनोवेशन के थ्रू कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, सो टास्क परफॉर्म्ड बाय एंटरप्रेन्योर, ये एक साइकिल हो सकता है। तो ऐसे ही एक एंटरप्रेन्योर के बारे में यहाँ पर बात की गई है, द मैन हु ड्रीम्ड बिग फॉर इंडिया, जिन्होंने इंडिया के बारे में बहुत बड़ा सोचा, जिनका नाम है JRD टाटा। ठीक है, इनका पूरा नाम है जहांगीर रतनजी दादाभाई JRD टाटा। वॉज वन ऑफ द इंडियाज ग्रेटेस्ट एंटरप्रेन्योर्स एंड प्लेड अ बिग रोल इन बिल्डिंग मॉडर्न इंडिया। आज का जो आधुनिक भारत है उसमें मॉडर्न इंडिया को बनाने में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ही वॉज बॉर्न इन 1904 एंड बिकेम द हेड ऑफ टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप के वो हेड बने, 1904 में इनका जन्म हुआ था। और ये जो टाटा ग्रुप थी, वन ऑफ द लार्जेस्ट बिजनेस ग्रुप्स इन इंडिया, हमारी जो कंट्री है उसमें ही सबसे बड़ी एक बिजनेस ग्रुप में से एक थी। ही बिलीव दैट बिजनेसेस शुड नॉट ओनली मेक मनी बट ऑल्सो हेल्प सोसाइटी। इनका विश्वास ये था कि बिजनेस कर रहे हो तो इसका सिर्फ एक मात्र मकसद ये नहीं कि पैसा कमाना है, बल्कि सोसाइटी की हेल्प करना भी मकसद होना चाहिए। तो उन्होंने स्टार्ट किया इंडियाज फर्स्ट एयरलाइन टाटा एयरलाइंस इन 1932 विच लेटर बिकेम एयर इंडिया। बाद में वो एयर इंडिया के नाम से जानी जाती है। अंडर हिज लीडरशिप, उनके नेतृत्व में ही टाटा ग्रुप एक्सपैंडेड इनटू मेनी एरियाज। उन्होंने बहुत सारे एरिया में एक्सपेंशन किया, जैसे स्टील्स, टाटा स्टील्स आप जानते हो, टाटा की कार्स बनती हैं, पावर एंड केमिकल्स के क्षेत्र में। JRD टाटा वाज आल्सो नोन फॉर केयरिंग अबाउट हिज वर्कर्स एंड बिलीव्ड इन प्रोवाइडिंग देम विद गुड वर्किंग कंडीशन। इनको एक और कारण से जाना जाता है कि जो इनके यहाँ काम करते हैं, वर्कर हैं, उनको वो बहुत अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं, अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। सो ही वाज अ मैन ऑफ विजन, हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी। इन 1992 ही रिसीव्ड द भारत रत्न, इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। 1992 में इन्हें भारत रत्न मिला था फॉर हिज ग्रेट सर्विस टू द नेशन। नाउ आगे यहाँ पर थिंक अबाउट इट, कुछ क्वेश्चंस है, रीड करते हो और इनके आंसर्स देखेंगे। पहला है, व्हाट कुड बी द लेसन फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स दैट यू कैन गैदर फ्रॉम द अबव केस। JRD टाटा की जीवन जीवनी से आप क्या सीख सकते हैं? जो नए आने वाले बिजनेसमैन हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं वो क्या सीख सकते हैं? डज द एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ द एंटरप्रेन्योर हेल्प्स इन फाइंडिंग सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम एट हैंड और डू दे नीड टू सीक अदर सोर्सेज। अगर उनको नॉलेज है तो क्या वो हेल्प करता है सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में? इफ प्रॉफिट द ओनली मोटिवेशन फॉर एन एंटरप्रेन्योर, व्हाई और व्हाई नॉट? क्या जो प्रॉफिट है वो एकमात्र मोटिवेशन होना चाहिए जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए? क्यों और क्यों नहीं, ये बताना है। व्हाट आर द अदर पर्सनालिटी ट्रेट्स रिक्वायर्ड टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर? और क्या क्या पर्सनालिटी होनी चाहिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए पर्सनालिटी में जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? तो चारों के आंसर्स देखते हैं। जैसे
क्या क्या यंग जो भी बिजनेसमैन वगैरह हैं वो सीख सकते हैं इनकी जीवनी से। सो एक क्लियर विजन होना, हार्ड वर्क करना, क्वालिटी पे फोकस करना, सोसाइटी को सर्व करना। जस्ट अर्निंग मनी इज नॉट द केस, ओके, सिर्फ पैसा नहीं कमाना है, रिस्क लेना कॉन्फिडेंट के साथ, और फेलियर अगर हो रहा है तो उससे सीखना। ट्रीट वर्कर्स फेयरली, अपने साथ जो काम कर रहे हैं उन लोगों को अच्छे से ट्रीट करना, और वर्किंग कंडीशंस जो है वो अच्छी करना। तो ये हमने पहला वाला आंसर देख लिया है। नाउ दूसरा देखते हैं कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो क्या वो आपको हेल्प करेगा सोल्यूशन फाइंड आउट करने में किसी भी चीज का, अगर आप जानते हैं तो। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सो एग्जिस्टिंग नॉलेज, अगर नॉलेज है तो ये डेफिनेटली हेल्प करता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एंटरप्रेन्योर्स नीड न्यू आइडियाज, एक्सपर्ट एडवाइस और रिसर्च फ्रॉम अदर सोर्सेज टू मेक बेटर डिसीजन। अदर सोर्सेज से भी कभी कभी हेल्प लेनी पड़ती है, जैसे किसी एक्सपर्ट की एडवाइस ले ली, राइट। तो इस तरीके के भी दोनों तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, क्या प्रॉफिट ही सिर्फ मोटिवेशन होना चाहिए? नहीं, नो, प्रॉफिट इज नॉट द ओनली मोटिवेशन। एंटरप्रेन्योर्स आल्सो वांट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। उन्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक उनकी इच्छा होनी चाहिए, कुछ नया बनाने की, सोसाइटी की हेल्प करने की और सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की उनकी इच्छा होनी चाहिए। सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है मोटिव। देन नेक्स्ट इज, व्हाट आर द अदर पर्सनालिटी ट्रेट्स? और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए? क्रिएटिविटी और इनोवेशन, लीडरशिप स्किल्स, डिसिप्लिन और हार्ड वर्क, पेशेंस एंड परसिस्टेंस। परसिस्टेंस मतलब लगातार काम करना चाहिए, ऐसा नहीं आज मन हुआ तो 4 घंटे काम कर लिया, अगले दिन नहीं किया। गुड डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, रिस्क लेने की एक एबिलिटी होनी चाहिए, और चेंज जो एनवायरनमेंट हो रहा है, जो आसपास की चीजें बदल रही है, उसके साथ खुद को भी बदलते आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई चीज आज से 20 साल पहले शुरू की तो आप इमोशनली इतने ज्यादा जुड़ गए हो कि अब जो चेंजेस आ रहे हैं, मान लो जो कीपैड फोन होता है, लोग उसी से संतुष्ट हो जाते, तो आगे जो आज हम टैब यूज कर रहे हैं या स्क्रीन जो टच स्क्रीन फोन्स यूज कर रहे हैं, तो उसका ग्रोथ, उसका डेवलपमेंट या इनोवेशन होता ही नहीं, राइट। सो जैसे जैसे समय बदल रहा है तो उसके हिसाब से हमें अपनी सोच भी बदलनी चाहिए। ऐसा नहीं पहले मुझे मान लो कीपैड फोन चलाना आता था, मैं कहती नहीं अब कुछ भी चेंज हो जाए मैं तो यही चलाऊंगी, तो क्या आज मैं आपको पढ़ा रही होती? नहीं पढ़ा पाती, क्योंकि मुझे टेक्निक्स नहीं पता होती कि कैसे कंप्यूटर चलाते हैं, कैसे लैपटॉप रन करते हैं, कैसे वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, राइट। सो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज होती है हमें भी अपनी आदतों को उसके साथ बदलना चाहिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टेक्नोलॉजी। वही हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, एन एनेबलर ऑफ प्रोडक्शन। टेक्नोलॉजी आने से प्रोडक्शन की में बहुत ज्यादा एक्सपेंशन होता है, बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं, उसी के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो टेक्नोलॉजी मीन्स द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। साइंस की मदद से, साइंटिफिक नॉलेज की मदद से अगर कुछ अप्लाई करते हैं, हम चेंजेस करते हैं, तो उसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैमरा कन्वर्ट इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू क्रिएट अ डिजिटल इमेज। कैमरा से हमने डिजिटल इमेजेस क्रिएट करने शुरू किए। एनी प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटी uses some form of technology। कोई भी प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड यूनिट होती है या एक्टिविटी होती है, उसमें टेक्नोलॉजी का यूज होना। सम अर्ली फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी दैट हैव एक्जिस्टेड सिंस एंशिएंट टाइम्स स्टिल इन यूज टुडे। आज भी हम बहुत सारी प्राचीन जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको यूज करते हैं। टुडे न्यूअर एंड एडवांस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स आर अप्लाइड इन वेरियस एरियाज। आज के समय में बहुत सारी नई नई जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स है वो यूज कर रहे हैं ताकि हमारी लाइफ कैसी हो जाए, आसान हो जाए। जैसे पेमेंट करना, पेमेंट कैन बी मेड एट अ क्लिक ऑफ अ बटन थ्रू यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई की फुल फॉर्म लिखी हुई है। अब यूपीआई की मदद से आप किसी को भी कितने भी रुपए पे कर सकते हो। अब आपको बैंक्स में लाइन में नहीं लगना है पैसे निकालने के लिए, आपके बैंक में पैसे हैं और आप तुरंत पेमेंट कर सकते हो। ऐसे ही फार्मर्स को एडवांस वेदर अपडेट्स मिल जाते हैं कि मौसम कैसा रहने वाला है, उसी हिसाब से अपनी फसल का ध्यान रखते हैं। फिर जीपीएस सिस्टम से हम शॉर्टेस्ट रूट पता कर पाते हैं। अगर कोई सामान दूर भेजना है तो हमें जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के थ्रू मदद मिल जाती है। मैप पे हमें पता चल जाता है कौन सा शॉर्टेस्ट रूट है, राइट। सो हैव यू नोटिस्ड हाउ ओल्ड टेक्नोलॉजी गेट रिप्लेस्ड बाय अ न्यू बेटर वन। सो जो पुरानी टेक्नोलॉजीज थी उसको रिप्लेस करके आजकल के समय में नई टेक्नोलॉजीज आ गई। जैसे यहाँ देख सकते हो, ड्रोन जो है फर्टिलाइजर स्प्रे कर रही है, क्रॉप की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए ड्रोन से फर्टिलाइजर स्प्रे हो रहा है। यहाँ पर रोबोट्स जो है वो असिस्ट कर रहे हैं सर्जरी करने में, राइट। सो ये सब क्या है, न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स है जो हेल्प कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज, This process makes it easier for people and businesses to get things done and improve how they work। इससे काम आसान हो जाता है, बिजनेस को हेल्प मिलती है कि काम को और इम्प्रूवमेंट के साथ कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग लेटर्स बाय पोस्ट, नाउ वी यूज ईमेल्स टू कम्युनिकेट विद पीपल क्विकली। अब पोस्ट से जब हम चिट्ठी वगैरह भेजते हैं तो टाइम लगता है जाने में, कोई मैसेज पहुंचने में, लेकिन अब हम ईमेल से तुरंत भेज सकते हैं एट अ लोअर कॉस्ट, और खर्चा भी कम है। हाउएवर, रिमेंबर द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेसेस डज नॉट ऑलवेज मीन रिप्लेसिंग ऑल टेक्नोलॉजीज। जो
पुरानी टेक्नोलॉजीज है, जरूरी नहीं है उनको हटाकर ही नया लाया जाए, हम उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, राइट। लेकिन पुरानी अगर अच्छी है तो उनको भी साथ साथ लेकर चल सकते हैं। सम लाइक पुलीज एंड व्हील बैरोज आर स्टिल इन यूज। बहुत सारी चीजें जो है इस तरीके के व्हील बैरोज कंस्ट्रक्शन साइट पे पहले भी थे और अभी भी आप देख सकते हो। देन ये आप देख सकते हो बोट्स में जो ये यूज होते हैं। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल्स ऑफ हाउ टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग स्टूडेंट्स लर्न, बिल्ड न्यू स्किल्स एंड फाइंड जॉब। अब टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प करती है वो यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए देखते हैं इस केस स्टडी में। टेक्नोलॉजी पेविंग द वे फॉर एक्सेसिंग नॉलेज, स्किल्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब नॉलेज आप टेक्नोलॉजी के थ्रू बैठकर एक जगह पर ले सकते हो, स्किल्स सीख सकते हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं। सो वैरायटी ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज अब अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए थ्रू गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म, जैसे कि स्वयं एक प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट का, आप वहां से बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। स्वयं की फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स विच ऑफर्स कोर्सेज फॉर ग्रेड 9 ऑनवर्ड्स। 9वीं क्लास के बाद से सारे कोर्सेज वहां पर अवेलेबल है एंड ऑपरेट्स ऑन मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। और ये फुल फॉर्म है MOOCs, मतलब ऑनलाइन कोर्सेज के फॉर्म में अवेलेबल है, थ्रू विच इसके थ्रू क्या करते हैं, लर्नर्स कैन एक्सप्लोर सब्जेक्ट्स। इसमें लर्नर्स जो है नए नए सब्जेक्ट सीख सकते हैं, जैसे रोबोटिक्स सीख सकते हैं, एक्वाकल्चर सीख सकते हैं, टेक्सटाइल प्रिंटिंग सीख सकते हैं एंड सो ऑन दैट आर फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी चार्जेस के। स्टूडेंट्स बेनिफिट फ्रॉम लर्निंग एट देयर ओन पेस फ्रॉम एनीवेयर व्हाइल परस्यूइंग अदर जॉब्स और कोर्सेज। आप कोई और पढ़ाई कर रहे हो, कहीं पे जॉब कर रहे हो, उसके साथ साथ भी आप ऑनलाइन ऐसे स्टडी करके सीख सकते हो सारी चीजें अपने टाइम सूटेबिलिटी के हिसाब से। जैसे सुबह टाइम है तो सुबह देख सकते हो, रात में देख सकते हो। ऑनलाइन पोर्टल्स लाइक गवर्नमेंट्स नेशनल करियर सर्विस हेल्प पीपल फाइंड जॉब अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स फ्रॉम प्लम्बिंग टू अकाउंटिंग। सो इस तरीके की साइट्स हैं, इस तरीके की सर्विसेज है जहां से आप जॉब्स ढूंढ सकते हो। दिस इज हाउ टेक्नोलॉजी हैज एलिमिनेटेड जियोग्राफिकल बैरियर्स अलाउइंग पीपल एक्सेस टू नॉलेज, स्किल डेवलपमेंट्स, जॉब्स इन इंडिया एंड अब्रोड। सो जॉब्स फाइंड आउट करनी हो, नॉलेज गेन करना हो तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से आजकल बहुत आसान हो गया है। यहाँ पे 2 लिंक्स दी गई हैं आपके चैप्टर में, ये जो ऑनलाइन पोर्टल्स है इनके लिंक्स नीचे दिए हैं तो आप वो देख सकते हो। नाउ लेट्स एक्सप्लोर, यहाँ 2 क्वेश्चन है इनको देखेंगे। जैसे पहला है, कैन यू थिंक ऑफ सम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दैट हैव इंपैक्टेड द लाइफ ऑफ पीपल एंड कम्युनिटीज अराउंड यू। कुछ ऐसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स बताओ जिसने आपके आसपास के लोगों की लाइफ चेंज कर दी हो। और टॉक टू एल्डर्स एट होम एंड इन द नेबरहुड अबाउट इट। आप अपने पड़ोसियों से, घर के लोगों से बातचीत करोगे इस टॉपिक पे। देन थिंक ऑफ एन इन्वेंशन दैट यू वुड लाइक टू मेक टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक ऐसे इन्वेंशन की बात करते हैं, आपको सोचना है जो आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाना चाहते हो। इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक पेपर पे लिखना है, जैसे उसका नाम क्या है, वो करता क्या है, हाउ इट वर्क्स, वो वर्क कैसे करता है, स्केच और ड्राइंग की मदद से कि वो दिखेगा कैसे ये बताना है और अपनी क्लासमेट के साथ डिस्कस करना है। तो ये आप खुद से करोगे, फिर भी मैंने यहाँ एक आइडिया दे दिया है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि कौन कौन सी चीजों ने लोगों की लाइफ ईजियर बनाई है, जैसे स्मार्टफोन्स, कम्युनिकेशन ईजी हो गया है, ऑनलाइन लर्निंग, डिजिटल पेमेंट्स, यूपीआई से कैशलेस ट्रांजेक्शन हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, मॉडर्न फार्मिंग टूल्स या हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज। तो ये सारी चीजें हेल्प करती हैं या इजी करती हैं ह्यूमन लाइफ को। अब अगला जो आपको खुद से एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इनोवेटिव आइडिया देना है, तो उसका मैंने यहाँ एग्जांपल दे दिया। मान लो स्मार्ट वेस्ट सॉर्टिंग बिन, कि जो वेस्ट होता है उसको सॉर्ट आउट करना कि कौन सा गीला कचरा है, जैसे वेट, ड्राई और रिसाइकेलेबल कैटेगरी में उसको बांटना। फिर रिड्यूस पोल्यूशन, इससे क्या होगा, पोल्यूशन रिड्यूस होगा, रिसाइकलिंग में हेल्प मिलेगी। कैसे वर्क करेगा, इसमें सेंसर्स होंगे जिससे टाइप ऑफ वेस्ट जो है डिटेक्ट हो जाएगा। इसके इंटरनल कंपोनेंट्स सॉर्ट करेंगे वेस्ट को अकॉर्डिंगली और सिग्नल्स भेजेंगे जब बिन फुल हो जाएगा। ठीक है, अपीयरेंस कैसा होगा, रेक्टेंगुलर बिन होगा, 3 सेक्शंस होंगे, स्मॉल डिस्प्ले शोइंग द वेस्ट लेवल, सेंसर पैनल होगा। मतलब आप जो सोच सकते हैं कैसी क्या चीज आप बनाना चाहते हैं वो आप बताएंगे। ठीक है, मैंने एक आइडिया दे दिया है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, हाउ आर द फैक्टर्स कनेक्टेड। अब ये लैंड, लेबर, कैपिटल या एंटरप्रेन्योर जो हमने पढ़ा, ये चारों फैक्टर्स जो हैं ये कनेक्टेड कैसे, एक दूसरे से जुड़े कैसे, और टेक्नोलॉजी भी आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस गुड एंड सर्विसेज एंड द प्रोपोर्शन ऑफ ईच फैक्टर यूज डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हो, किसमें किसका ज्यादा यूज है, कहीं पे लेबर का ज्यादा यूज है, कहीं कैपिटल का ज्यादा यूज है, ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट कैसा आप बना रहे हो, राइट। लेकिन ये चारों मिलकर काम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आउटपुट फ्रॉम एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर रिलाइज मोर ऑन लेबर। खेतों की अगर हम बात करें, खेत में जो हम काम करते हैं वहां पे किसान मतलब लेबर की जरूरत ज्यादा है, राइट। कंस्ट्रक्शन में भी लेबर की जरूरत ज्यादा है एंड दस इन लेबर इंटेंसिव। इन सेक्टर्स को, जैसे हैंडीक्राफ्ट, अपने हाथों से जो कोई चीज बनाते हैं, तो ये जो सेक्टर्स है एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन एंड हैंडीक्राफ्ट, इन्हें हम कहते हैं लेबर इंटेंसिव, क्योंकि इसमें लेबर ज्यादा चाहिए होते हैं। ऐसे ही हम दूसरी इंडस्ट्री की बात करें, सेमीकंडक्टर चिप बना रहे हैं, सैटेलाइट्स रिक्वायर मोर कैपिटल, इसमें पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं, सैटेलाइट्स वगैरह बनाने में पैसे ज्यादा लगते हैं, मशीनरी लगती है, तो
इसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल इंटेंसिव, क्योंकि इसमें कैपिटल असेट्स, पैसे ये ज्यादा लग रहे हैं। तो ये जो फैक्टर्स हैं, दीज फैक्टर्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इन केस ऑफ सम मिसिंग और मिसयूज फैक्टर, प्रोडक्शन कैन बिकम इनएफिशिएंट और कैन बी हॉल्टेड। सो सही से यूज होना चाहिए, बैलेंस्ड वे में यूज होना चाहिए। हाउएवर इन सम केसेस न्यू टेक्निक्स कैन चेंज द प्रोपोर्शन यूज्ड एंड आउटपुट। अब नई जो टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है उसमें प्रोपोर्शन चेंज हो सकता है। जैसे कुछ काम जो लेबर से होते थे, बहुत ज्यादा लेबर चाहिए, मशीनरी हेल्प कर रही तो लेबर कम लगेगा आप, राइट। सो टेक्निक्स की वजह से ये जो प्रोपोर्शन है ये चेंज होते जा रहे हैं। जैसे आगे दिया है फॉर इंस्टेंस, यहाँ एग्जाम्पल दिया है, इंक्रीज मशीन यूज इन एग्रीकल्चर। जैसे पहले खेतों में फसलों को काटने के लिए लेबर लगते थे, बहुत ज्यादा लेबर्स की यूज होती थी, अब मशीनरी से कटिंग होने लग गई है पौधों की, है ना, जो भी अनाज उगाते हैं किसान। तो इसमें क्या हुआ, लोअर डिपेंडेंस ऑन लेबर पे डिपेंडेंस अब कम हो गया है। ऐसे ही 3D प्रिंटिंग अब हेल्प करती है डाइंग आर्ट फॉर्म्स इन टेक्सटाइल बाय प्रोड्यूसिंग हैंडलूम्स प्रोडक्ट एट अ लार्ज स्केल टू सर्व द मार्केट। पहले लोग हाथ से कपड़े पे प्रिंट करते थे, अब मशीनरी से प्रिंटिंग होने लग गई है बड़े लेवल पे, है ना। The production inputs are available at different geographic location. Businesses can procure them from these varied location and combine the inputs to produce goods and services. अब जैसे मान लो लोहे की कोई चीज बनानी है और मैंने फैक्ट्री लगा दी दिल्ली में लोहा नहीं मिलता, लोहे की जो खान है जहां से आयरन ओर निकलता है वो जैसे छत्तीसगढ़ वाला एरिया, झारखंड वाला एरिया है, तो ज्योग्राफिक लोकेशन अलग अलग होते हैं जहां पे प्रोडक्शन के सामान मिलेंगे, इनपुट मिलेंगे। तो कंपनी क्या करती है, बिजनेस क्या करते हैं, वेरिड लोकेशन पे ये सारे इनपुट्स को इकट्ठा करते हैं और गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। दस इसीलिए ज्योग्राफिक इंटरकनेक्टेडनेस प्रोवाइड्स बिजनेसेस विद एक्सेस टू वेरिड इनपुट्स। तो ज्योग्राफिकली कनेक्ट होने की वजह से सारे इनपुट्स को कहीं पर भी इकट्ठा किया जा सकता है। हाउएवर प्रोडक्शन एक्टिविटी समटाइम्स फेस सीवियर सप्लाई चेन चैलेंजेस। अभी जो सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है उसमें सप्लाई चेन में चैलेंजेस आते हैं, कठिनाई आती है। तो ये जो सप्लाई चेन है ये क्या है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन, रिसोर्सेज, एक्टिविटीज एंड टेक्नोलॉजीज दैट आर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स। मतलब सप्लाई चेन, मैंने बोला कहीं पर लोहे की ओर मिलती है तो वहां से आपको लेकर आना है, तो ट्रांसपोर्ट वाला चाहिए तो ट्रांसपोर्ट कोई चला रहा है तो वो व्यक्ति जुड़ा होगा, कोई कंपनी वहां से खरीद कर आप तक लाएगी तो उस कंपनी से आप डील करेंगे, राइट। सो जो भी इंडिविजुअल्स या कोई भी कंपनी या कोई भी सामान जो इन्वॉल्व है आपके सामान को बनाने में, उसे वो एक चेन क्रिएट करती है, उसे कहते हैं सप्लाई चेन। और इसमें कभी कभी बहुत ज्यादा रुकावटें आती है। मान लो कहीं के रोड अच्छे नहीं है, वहां से आपको सामान मंगाना है तो ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आएगी, राइट। तो ये क्या है, एक चैलेंज है एक तरीके का। नाउ आगे दिया है, when a disruption in supply chain occur due to relying on sources from far off places instead of local inputs, it result in a halt in production process, as was the case during COVID-19 pandemic. जैसे दूर की चीजों पे आप निर्भर है, यहाँ मेरी फैक्ट्री है और यहाँ से बहुत दूर किसी और सिटी में, किसी और स्टेट में वो सामान, वो इनपुट मिलता है जो मुझे चाहिए सामान बनाने के लिए। अब कुछ रुकावट आ गई, मान लो पैंडेमिक, जैसे कोविड-19 पैंडेमिक का एग्जांपल दिया, इसमें तो बाहर आना जाना सब बंद हो गया, राइट। तो अब ये सामान आप कैसे मंगाओगे, प्रोडक्शन कैसे करोगे, isn't it? तो इसमें हॉल्ट यानी प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाएगा आपका। नाउ यहाँ फैक्ट दिया, डोंट मिस आउट, इंडिया इज वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर आफ्टर चाइना इन 2025। चाइना के बाद इंडिया सेकंड नंबर पे आता है मोबाइल फोन बनाने में। लेट्स अंडरस्टैंड दीज आइडिया थ्रू अ फ्लो चार्ट डिपिक्टिंग मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पर आगे स्लाइड्स में समझाया गया है कि मोबाइल फोन बनाने का क्या प्रोसेस होता है और इसी को ये क्या बना रहे हैं, पूरा मिलकर जो दिख रहा है सप्लाई चेन। देखो यहाँ से रिसर्च आरडी होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम है, कंसेप्चुअलाइज करेगी नए फीचर्स कि मोबाइल में क्या क्या फीचर लाना है, यहाँ से स्टार्ट होता है प्रोसेस। ये लोग डिस्कस करेंगे, फिर वो लैंड खरीदेंगे या रेंट पे लेंगे और यहाँ पे फैक्ट्री बनाएंगे, फिर रॉ मटेरियल एक्वायर करेंगे, जो जो मोबाइल में बनाने के लिए चिप्स चाहिए या जो भी चीजें चाहिए वो एक्वायर करेंगे, फिर उनको असेंबल करेंगे कंपोनेंट्स को और सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करेंगे इसमें, ओके। देन उसके बाद फोन का टेस्ट होगा कि फंक्शन सही से कर रहा है कि नहीं, क्वालिटी कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है। उसके बाद सभी फोन्स की मास लेवल पे, बड़े लेवल पे पैकिंग होगी, बड़े लेवल पे प्रोडक्शन और पैकिंग होगी। उसके बाद जो रिटेल स्टोर्स हैं, जो आपके घर के आसपास जो मोबाइल के शोरूम होते हैं ना, वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा और यहाँ से फिर ये फाइनल प्रोडक्ट है, यहाँ से कंज्यूमर के पास चला जाएगा, ओके। तो ये प्रोसेस होता है। सो Human effort is involved at every stage of production to design, supervise and improve product and processes. तो आप देखोगे मनुष्य जो हम ह्यूमन बीइंग है, हमारा रोल हर जगह पर है। अब हमने देखा कि मोबाइल में स्टार्टिंग में डिसीजन लेना है तो इसमें भी कौन कर रहा है सारी चीजें, ह्यूमन बीइंग।
ह्यूमन कैपिटल, ऐसे ही लैंड एक्वायर किया, मशीनरी चल रही है, तो लेकिन कंपनी को चला कौन रहा है? ह्यूमन अगेन, राइट? सो हर लेवल पे जरूरत होती है अगर कुछ इंप्रूव करना है प्रोडक्ट में या प्रोसेस में तो भी। फॉर एग्जाम्पल, टीम्स ऑफ सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग अलॉन्ग विद प्रोडक्ट मैनेजर यूज देयर एक्सपर्टीज टू डेवलप अ प्रोडक्ट। कोई एक प्रोडक्ट बनाना है, मोबाइल का ही एग्जाम्पल ले लो, तो सॉफ्टवेयर टीम बैठेगी, इलेक्ट्रिकल टीम बैठेगी, मैकेनिकल इंजीनियर्स बैठेंगे और प्रोडक्ट मैनेजर बैठेंगे और सब मिलकर अपनी जो उनकी एक्सपर्टीज है, जो उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया है, जो उनके पास स्किल्स हैं, उसको यूज करके एक प्रोडक्ट डेवलप करेंगे। नाउ एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन हाउ रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड। अब जो बिजनेस चला रहा है, जो स्टार्ट करने वाला है, वो गाइड करेगा कि कैसे आप रिसोर्सेज को यूज करोगे। देन प्रोक्यूरिंग रिसोर्सेज लाइक लैंड, फैक्ट्री स्पेस, मशीनरी एंड स्किल्ड वर्कर्स रिक्वायर्ड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। उसके बाद सारी चीजें जो चाहिए प्रोडक्शन के लिए, जैसे जमीन हो गई फैक्ट्री के लिए, देन मशीनरी हो गई, स्किल वर्कर हो गए जो लेबर का पार्ट है, राइट? सो ये सारी इकट्ठा करेंगे, पैसों की जो जरूरत होती है। अब टुगेदर ऑल दीज इनपुट्स आर एसेंशियल, सारी चीजें एक साथ जरूरी होती हैं, वर्किंग लाइक पजल पीसेस टू क्रिएट द गुड्स एंड सर्विसेज वी रिलाई ऑन। तो सारी चीजें अलग अलग पड़ी हुई हैं, लेकिन पजल पीसेस जैसे जोड़ के हम कंप्लीट करते हैं ना, तो उस तरीके से वो सारी चीजें कंप्लीट होती हैं जब ये सब मिलता है एक साथ। ओके, तो सारे क्या है? इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं किसके प्रति? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हमने पढ़े उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं। व्हेन वी प्रोड्यूस गुड वी यूज नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड, वाटर एंड मिनरल्स। जब हम कोई सामान बनाते हैं, गुड्स यानी वस्तु, कोई भी वस्तु बनाते हैं, तो हम प्रकृति की जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज करते हैं, जैसे लैंड हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया। हाउएवर दीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड कैन बी हार्म्ड इफ वी आर नॉट केयरफुल। अगर हम बहुत ज्यादा रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। लैंड क्या है? लिमिट में है। पानी क्या है? लिमिट में है। मिनरल्स क्या है? लिमिट में है। तो अगर हम केयरफुल तरीके से इसको यूज ना करें तो हम नेचर को हार्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तमिलनाडु में मेनी पीपल अर्न मनी बाय वर्किंग इन लेदर फैक्ट्रीज। तमिलनाडु में बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं लेदर फैक्ट्री, जो चमड़े की फैक्ट्री होती है, उसमें काम करते हैं। ये हेल्प करता है लोकल इकोनॉमी, जो वहां की अर्थव्यवस्था है, उसको बनाने में। बट द वेस्ट फ्रॉम दीज फैक्ट्रीज, इस फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है, चमड़े का जो भी फैक्ट्री है वहां से जो वेस्ट निकलता है, वो नदियों में फेंका जाता है, मिट्टी में फेंका जाता है। तो वहां नदियां और जो मिट्टी है वो क्या हो रही है? पोल्यूट हो रही है ना। सो इसी तरीके से व्हेन ओल्ड स्मार्टफोन आर नॉट रिसाइकल्ड प्रॉपर्ली, हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक लीड एंड मर्क्यूरी कैन लीक इनटू द ग्राउंड एंड वाटर। जो पुराने फोन होते हैं जो आप यूज नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं तो वो वेस्ट बनता है, बहुत पुराना हो जाता है, उसको हम ऐसे ही फेंक देते हैं, या फिर कहीं भी आपको लगता है आपने बेच दिया, फिर बहुत समय बाद वो नहीं यूज होता, तो ये सब वेस्ट कहाँ जाता है? तो जब हम फेंकते हैं तो इसमें जो लीड यूज हो रहा है, मर्क्यूरी यूज हो रहा है, वो ग्राउंड लेवल, वो लीक हो जाता है ग्राउंड से अंदर, और पानी जो है ग्राउंड वाटर उसको पोल्यूट करता है। ये पोल्यूशन जो है डेंजरस हो सकता है लोगों के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोड्यूसर्स टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज रिस्पॉन्सिबली। इसीलिए कहा जाता है जो भी प्रोड्यूसर्स हैं वो सभी नेचुरल रिसोर्सेज को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज करें, जो भी वेस्ट है उसको सही से डिस्पोज करें, सो दैट वी कैन मीट आवर नीड्स टुडे विदाउट मेकिंग इट हार्डर फॉर फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर्स। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने सुना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब आज की जरूरतों, नीड्स ऑफ टुडे, मतलब आज की जो जरूरत है उसको तो मीट करें, उसको पूरा करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए नुकसान हो। आज हम सारा पानी पोल्यूट कर देंगे, धरती को पोल्यूट कर देंगे, तो आगे आने वाली जनरेशन कैसे रहेगी? तो प्रोड्यूसर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी कोई भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से चूके ना। दे शुड ट्राई टू रिड्यूस वेस्ट, अवॉइड पोल्यूशन एंड प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट व्हाइल मेकिंग प्रोडक्ट्स। जब वो कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उन्हें पोल्यूशन को अवॉइड करना चाहिए और एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये चीजें उनके दिमाग में होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज, सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोड्यूसर्स टू अडॉप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो भी मैंने एक वर्ड यूज किया, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस यूज करनी चाहिए टू रिप्लेनिश नेचुरल रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर यूज, ताकि हम फ्यूचर यूज के लिए उन चीजों का यूज कर सके। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर बिफोर रिलीजिंग इनटू वाटर बॉडीज इज रिसाइकलिंग। यहाँ पे जो भी इंडस्ट्री से पानी निकल रहा है, पहले तो आपने पानी यूज किया, अब पानी जो वेस्ट निकल रहा है उसको रिसाइकल करो, उसको प्योर करके, उसको साफ करके तब नदी नाले में छोड़ो, ताकि नदी जो है पोल्यूट ना हो। रिसाइकल प्रोडक्ट्स एज इनपुट, जो रिसाइकल प्रोडक्ट्स हैं उनको फिर से अपने नए प्रोडक्ट को बनाने में, जैसे प्लास्टिक की कोई चीज बन रही है तो जो पुराने प्लास्टिक के प्रोडक्ट है उनको हम पिघला कर और उनको हम यूज कर सकते हैं आगे नया प्रोडक्ट बनाने में, रिसाइकल करने में। ओके, नाउ
थिंक अबाउट इट, हाउ आर लोकल कम्युनिटीज एंड बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट बाय सच एक्टिविटी। जो किसी एरिया में, मान लो मैंने आपको बोला आयरन ओर, मैंने बोला कि ओर जो है आयरन का, लोहे का, वो कहीं स्पेसिफिक जगह पे मिलता है, तो वहां पे जो लोग हैं, अब सोचो वहां पे इतनी ज्यादा खुदाई हो रही है, मिनरल्स निकाल रहे हैं, तो वहां जो लोकल लोग हैं उन पे क्या असर होता होगा इन एक्टिविटीज से। डू यू ऑल्सो नो सम प्लेसेस अराउंड यू दैट सीन वाटर एंड लैंड डिग्रेडेशन ओवर टाइम। क्या आपने कोई ऐसी जगह देखी है जहाँ पे पानी और जमीन जो है वो डिग्रेड हो रही है, मतलब उसकी जो क्वालिटी है वो खत्म होती जा रही है। ये आपको क्लास में डिस्कस करना है। सो पोल्यूशन जो है वहां के लोगों की हेल्थ को और डेली लाइफ को इफेक्ट करता है, हार्म पहुंचाता है। पानी और मिट्टी कॉन्टेमिनेटेड मतलब दूषित हो जाते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स और एक्वेटिक लाइफ जो है वो डिक्रीज होती है, मतलब अब कहीं तालाब है, इसका पानी दूषित हो गया तो क्या यहाँ पर पंछी आएंगे क्या, या मछलियां इसमें जी पाएंगी क्या, नहीं जी पाएंगे। और सम लोकल एरियाज में हैव डर्टी पॉन्ड्स, पॉल्यूटेड रिवर्स और डिग्रेडेड लैंड्स। तो ये आप अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे। नाउ नेक्स्ट इज, नाउ अपार्ट फ्रॉम लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज, बिजनेस जो है मतलब लैंड यूज करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज यूज करते हैं, बिजनेसेस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स देयर वर्कर एंड एम्प्लॉइज। जो उनके यहाँ काम कर रहे हैं, जो उनके एम्प्लॉइज है, उनके प्रति भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिम्मेदारियां हैं जो यहाँ दी गई है। जैसे पहला, फेयर कंपनसेशन एंड वर्किंग कंडीशन। काम जो कर रहे हैं वो कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए, कंपनसेशन, उनको सैलरी वगैरह अच्छी दी जानी चाहिए। एम्प्लॉयर्स नीड टू इंश्योर दैट वर्कर्स आर पेड फेयरली, उनकी सैलरी ठीक ठाक हो, फॉर देयर लेबर्स एंड दे वर्क इन सेफ एनवायरनमेंट, जो काम करने का एनवायरनमेंट है वो सेफ हो। स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, नई जो डेवलपमेंट्स हो रही है उनके साथ साथ लेबर्स को ट्रेनिंग भी देनी चाहिए, वर्कर्स को, राइट, उनके स्किल्स को डेवलप करना चाहिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन टू इंश्योर दैट वर्कर्स डेवलप द स्किल्स नेसेसरी टू रिमेन कॉम्पिटिटिव इन लेबर मार्केट। लेबर मार्केट में आप कॉम्पिटिटिव हो, आपकी स्किल्स उस लेवल की होनी चाहिए। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उनकी कंपनी है उसमें समय समय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाए जाने चाहिए जिससे कि जो उनके यहाँ काम कर रहे हैं उनके स्किल्स डेवलप होते रहे। वर्क प्लेस राइट्स एंड प्रोटेक्शन, जब जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां आपके कुछ अधिकार होते हैं, आपको प्रोटेक्शन मिली होती है। सो लॉज एंड रेगुलेशंस फॉर वर्कर्स राइट्स रिलेटिंग टू फेयर ट्रीटमेंट, उनके साथ अच्छे से व्यवहार हो। प्रिवेंटिंग डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। प्रोवाइडिंग बेनिफिशियल बेनिफिट्स लाइक हेल्थ केयर जैसी सुविधाएं। पेड लीव, की आप छुट्टी ले रहे हैं तो मंथ में कुछ ऐसे दिन आपको दिए जाने चाहिए कि आप छुट्टी ले सकते हैं, उस दिन आपकी सैलरी नहीं कटेगी, शुड बी अडेयर टू। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो वर्क प्लेस पे राइट्स होने चाहिए, अधिकार होने चाहिए जो भी काम कर रहे हैं। नाउ businesses are motivated to address social and environmental concern in their operation to benefit society and biodiversity through CSR. CSR होता है corporate social responsibility. So जो corporates हैं, जो business houses हैं या जो businessmen हैं, इनका एक motivation ये भी होना चाहिए कि वो society के प्रति काम करें, environment के प्रति काम करें, जिसे CSR बोलते हैं। इसमें this includes reducing polluting activities, की जो उनकी कंपनी है, जो उनकी फैक्ट्रीज है, उससे पोल्यूशन कम से कम हो एनवायरमेंट को। एड्रेसिंग द वेलबींग ऑफ लोकल कम्युनिटीज, जिस एरिया में आपकी फैक्ट्री है या आपकी कंपनी है वहां पर जो रहने वाले लोग हैं, लोकल जो वहां के पीपल हैं, उनकी भलाई का आपको ध्यान रखना है। ट्रीटिंग एम्प्लॉइज एंड कस्टमर्स विद रिस्पेक्ट एंड सो ऑन, जो उनके कस्टमर्स हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, उनको अच्छे से ट्रीट करना है। नाउ डोंट मिस आउट, यहाँ पर फैक्ट दिया है, इंडिया वाज द फर्स्ट नेशन इन द वर्ल्ड टू ब्रिंग अ CSR। ये जो हमने CSR पढ़ा ना, इंडिया पूरी दुनिया में पहला ऐसा देश है जिसने ये CSR लॉ लाए 2014 में, दैट मैंडेट कंपनी टू स्पेंड 2% ऑफ देयर एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years ऑन CSR एक्टिविटीज। तो ये 2014 में जो लॉ आया, इसका क्या मायने हैं, इस लॉ का क्या मतलब है CSR का। तो इसके हिसाब से ये मैंडेट किया गया, कंपनीज को कहा गया कि आप अपने पिछले साल के जो 3 साल के प्रॉफिट है उसका 2% आप CSR एक्टिविटीज पे खर्च करोगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन सब पे खर्च करोगे 2% प्रॉफिट का। Okay, so with this students we are done with the chapter. Now before moving ahead, यहाँ पे समरी दी गई है बुक की, वो देख लेते हैं। So हमने लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप्स ये देखे कि फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के, दैट आर यूज्ड इन पर्टिकुलर प्रोपोर्शन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। इनका अलग अलग प्रोपोर्शन में यूज होता है गुड्स और सर्विसेज बनाने में। जैसे हमने देखा एग्रीकल्चर में लेबर इंटेंसिव होता है, लेबर्स ज्यादा लगते हैं। सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करना है तो वहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव होता है, राइट। दीज फैक्टर कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एंड आर इंटरकनेक्टेड, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं चारों फैक्टर्स। ह्यूमन कैपिटल जो होता है, मनुष्य कैपिटल कब बनता है, कोई असेट्स या पूंजी कब बनता है, जब उसके पास नॉलेज हो, स्किल्स हो, एक्सपीरियंस हो।
ability of individual that contribute to their ability to perform work and create economic value. अपने काम के थ्रू कोई इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करना. It is influenced by education, training, health, use of technology and social context that make people more productive in workforce. अगर एजुकेशन अच्छे से ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, हेल्थ अच्छी है आपकी, टेक्नोलॉजी का नो हाउ आपको पता है कैसे यूज करना है, तो ये सब आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं. रिसोर्सेज हेल्प करते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज में दैट सर्व सोसाइटी एंड नीड्स टू बी प्रिजर्व्ड एंड यूटिलाइज्ड जुडिशियसली. हमें सस्टेनेबल वे में रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए ताकि आज की तो जरूरतें पूरी हो ही हो, आगे आने वाली जनरेशंस के लिए भी ये सेव रहे. ओके, सो विद दिस वी आर डन विद द समरी. नाउ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं. क्वेश्चन एंड एक्टिविटीज एक एक करके 10 क्वेश्चंस हैं टोटल. तो पहला है हाउ आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ईच अदर. सारे जो फैक्टर्स है एक दूसरे से अलग कैसे हैं और कौन कौन से डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है. फाइंड द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द एक्सरसाइज गिवन इन टेक्स्ट. सो इंक्लूड्स नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर जो है ह्यूमन एफर्ट्स काउंट करते हैं, कैपिटल में टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स और मनी आता है, एंटरप्रेन्योरशिप में सारे फैक्टर्स ऑल टुगेदर लाए जाते हैं, ये तीनों को मिलाकर और तब काम किया जाता है. क्या गलती है? कुछ आइटम जैसे टेक्नोलॉजी हो गई या स्किल्स हो गए, ये कंफ्यूजिंग है टू क्लासीफाई, ये किस में रखें हम, बिकॉज दे रिलेट टू मोर देन वन फैक्टर. स्किल्स आपको लेबर वाले में भी हो जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप में भी हो जाएगा, तो ऐसे डिवाइड करने में डिफिकल्टी आती है कुछ फैक्टर्स को, कुछ चीजों को. देन हाउ डज ह्यूमन कैपिटल डिफर फ्रॉम फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल से ह्यूमन कैपिटल कैसे अलग है? सो ह्यूमन कैपिटल मतलब होता है स्किल्स, नॉलेज, ट्रेनिंग एंड एबिलिटीज ऑफ द पीपल, कि आप क्या करने के लायक हैं. फिजिकल कैपिटल होता है जो मशीनरी वगैरह यूज हो रही है, टूल्स, मशीन्स, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग्स, मनी जो प्रोडक्शन में यूज होता है. सो ह्यूमन कैपिटल इज अबाउट पीपल व्हाइल फिजिकल कैपिटल इज अबाउट मैन मेड रिसोर्सेज, मनुष्य द्वारा बनाई गई चीजें, टूल्स, मशीन्स, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग्स, मनी, ये सब किसने बनाया? मनुष्य ने. तो ये सारे होते हैं फिजिकल कैपिटल, और ह्यूमन कैपिटल में ये सारी चीजें आती हैं, स्किल्स, नॉलेज वगैरह. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू थिंक टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग हाउ पीपल डेवलप देयर स्किल्स एंड नॉलेज. आपको कैसे लगता है कि टेक्नोलॉजी बदल रही है और जो लोग हैं वो अपनी स्किल्स और नॉलेज को डेवलप कर रहे हैं? सो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है जैसे ऑनलाइन कोर्सेज, डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड इजी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन. ये हेल्प करती है लोगों को कि वो सीख सके, लर्न कर सके किसी भी समय, कहीं से भी, एनीवेयर, एंड डेवलप न्यू स्किल्स एंड मोर क्विकली. ओके, नाउ क्वेश्चन 4 है अ स्किल इज समथिंग यू लर्न एंड प्रैक्टिस टू गेट बेटर. स्किल जब आप सीखते हैं तो और अच्छा बनने के लिए सीखते हैं. इट हेल्प्स यू टू डू थिंग्स वेल, ये आपको मदद करती है. कोई भी स्किल, गुण आप सीखते हैं तो आपको अच्छे से परफॉर्म करने में मदद करती है. लाइक प्लेइंग अ sport, creative writing, solving math problems, cooking or even communicating well with people. आप skills हैं तभी तो आप अच्छे से बातचीत भी कर सकते हैं. If you could learn one skill today, what would it be and why? अगर आपके पास ऐसा कुछ हो कि आपको स्किल सीखनी है तो आप कौन सी स्किल आज सीखना चाहेंगे? सो कोडिंग, आई वुड लर्न कोडिंग. आप क्या सीखना चाहते हैं वो आप बताएंगे, क्योंकि इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती है, नई नई अपॉर्चुनिटीज बनती हैं काम करने के लिए, जैसे एप्स में, रोबोटिक्स में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स में. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है डू यू थिंक एंटरप्रेन्योरशिप इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, व्हाई और व्हाई नॉट. एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है जिसमें आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, काम करते हैं, तो क्या आपको लगता है प्रोडक्शन के लिए वही एक ड्राइविंग फोर्स है, वो स्टार्ट करता है? सो यस, बिकॉज एंटरप्रेन्योर्स ब्रिंग आइडियाज. जो ये बिजनेसमैन होते हैं, ये आइडियाज लाते हैं, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं, रिस्क लेते हैं और डिसीजन लेते हैं. तो बिना एंटरप्रेन्योर्स के प्रोडक्शन वुड नॉट स्टार्ट और ग्रो, प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं होगा. राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है कैन टेक्नोलॉजी रिप्लेस अदर फैक्टर्स लाइक लेबर. जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है तो बहुत सारे हम देख रहे हैं कि लेबर वगैरह को रिप्लेस कर देती है, तो क्या ये लेबर को रिप्लेस कर सकती है? इज दिस गुड और बैड? अगर लेबर को रिप्लेस कर रहे हैं तो ये सही है या गलत है? आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू अपने आंसर को सपोर्ट करना है. सो देखो, टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर सकती है लेबर को ज्यादा फास्ट काम करके, बट इट ऑल्सो क्रिएट्स न्यू जॉब. लेकिन नई जॉब्स भी तो बनती हैं. कोई मशीन ले आया तो मशीन को भी तो चलाने के लिए लेबर चाहिए. सो इट इज गुड फॉर एफिशिएंसी. काम ज्यादा लेना है तो मशीन ठीक है, बट बैड इफ वर्कर्स लूज जॉब एंड लैक स्किल्स टू शिफ्ट टू न्यू रोल्स. अब वर्कर्स की जॉब भी चली गई तो फिर ये बुरी है ना. अगर नई जॉब बन रही है टेक्नोलॉजी से तो ये अच्छी है. अगर जो काम कर रहा था क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई उसकी जॉब चली गई तो फिर ये सही चीज नहीं है ना. सो वर्कर्स के स्किल्स को क्योंकि उसके पास वो स्किल्स नहीं है तो वो नए जॉब रोल के लिए शिफ्ट करेगा, तो ये ठीक चीज नहीं है. क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ डू एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग अफेक्ट ह्यूमन कैपिटल. एजुकेशन या स्किल में आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो ह्यूमन कैपिटल के लिए कैसे अफेक्ट करता है? कैन दे सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर और डू दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. मतलब ये एक दूसरे की जगह, मतलब किसी एक चीज को हम यूज करेंगे
या तो इसको यूज करें या इसको यूज करें, तो सब्स्टिट्यूट बोला जाता है ये या ये। और कॉम्प्लीमेंट मतलब दोनों एक दूसरे के साथ यूज करें। सो एजुकेशन से क्या होता है, नॉलेज बिल्ड होती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। ट्रेनिंग से क्या होता है, स्किल्स बढ़ती है। सो ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों साथ साथ वर्क करते हैं। ऐसा नहीं कि सब्स्टिट्यूट मतलब कि एक को हटाकर दूसरा करो, नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। दे आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर बिकॉज बोथ आर नीडेड टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग ह्यूमन कैपिटल। अच्छे ह्यूमन कैपिटल के लिए हमें दोनों की जरूरत होती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सो आई होप ये क्लियर होगा आपको। नाउ क्वेश्चन 8 है, इमेजिन यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस दैट प्रोड्यूसेस स्टील वाटर बॉटल। मान लो कि आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो स्टील वाटर बॉटल बनाने की, तो आपको कैसे इनपुट्स चाहिए होंगे, वो आप कहाँ से लेंगे। सपोज वन ऑफ द फैक्टर्स इज मिसिंग, कोई एक फैक्टर मिसिंग है। नाउ व्हाट हैपेंस टू योर बिजनेस ऑपरेशन, फिर क्या होगा बिजनेस के ऑपरेशन का। सो जो इनपुट चाहिए स्टील की वाटर बॉटल बनाने के लिए, तो पहला लैंड, मशीनरी वगैरह लगाने के लिए एक फैक्ट्री के लिए जगह चाहिए, स्मॉल वर्कशॉप, फिर लेबर चाहिए कटिंग के लिए, शेपिंग के लिए, पॉलिशिंग के लिए, फिर पैसे भी चाहिए और असेट्स भी चाहिए जैसे मशीन, टूल्स, रॉ मटेरियल और मनी। एंटरप्रेन्योर भी चाहिए प्लानिंग करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए। अगर इनमें से कोई भी एक फैक्टर मिस है तो प्रोडक्शन रुक जाएगा या स्लो डाउन हो जाएगा। स्लो डाउन मतलब धीरे हो जाएगा या स्टॉप हो जाएगा पूरी तरीके से। ओके, सो मतलब चारों फैक्टर्स का होना जरूरी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है, interview an entrepreneur or founder to understand their motivation to start a business and opportunities and challenges they saw। आपको किसी भी एक बिजनेसमैन से, फाउंडर से, जिसने कोई कंपनी स्टार्ट की, उससे आप इंटरव्यू करिए या उनका इंटरव्यू आप देखिए। अब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या उनको मोटिवेशन मिला, किस मोटिवेशन से उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, उनको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस फेस करने पड़े। यू कैन वर्क इन पेयर्स टू क्रिएट अ क्वेश्चनर। आप ग्रुप में मिलकर क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं जो आप उनसे पूछने वाले हैं, टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन एंड शेयर व्हाट यू हैव लर्न्ड इन द रिपोर्ट। और रिपोर्ट में आपको बताना है आपने इस इंटरव्यू से क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले मोटिवेशन के लिए आप क्वेश्चन बनाएंगे कि सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और अर्निंग अ लिविंग, ये उनका आंसर हो सकता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करना या मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कमाना चाहता था, राइट। सो ऐसे क्वेश्चंस आपको क्रिएट करने हैं, तो उनके आंसर्स ये हो सकते हैं। तो आप खुद से करेंगे, जैसे आप क्वेश्चन पूछेंगे, सर और मैम, व्हाट वाज योर मोटिवेशन टू स्टार्ट दिस बिजनेस, what kind of challenges you faced during your starting days। so this kind of questions you are going to ask। now question number 10 है, थिंक लाइक एन इकोनॉमिस्ट। मान लो आप एक इकोनॉमिस्ट हो, अब उनकी तरह सोचो। लेट एक्सप्लोर व्हाट हैपन व्हेन थिंग्स चेंज। कोई चीज अगर बदलती है तो क्या होता है, एक इकोनॉमिस्ट की तरह आप सोचो। जैसे मान लो इफ यू वर रत्ना, आप रत्ना हो मान लो, व्हाट वुड यू डू इन फॉलोइंग सिचुएशन, डिस्कस विद योर क्लासमेट। आपको यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए गए, क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये जो सिचुएशन है उनमें से आप इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन चुनते। ठीक है, एक इकोनॉमिस्ट की तरह आपको सोचना है। तो चलिए एक एक करके सभी केस को देखते हैं। सपोज द रेंट फॉर योर स्पेस सडनली डबल्स। जहां पर आपकी फैक्ट्री है या जहां पे रत्ना की तरह हमें सोचना है, मान लो कि रेस्टोरेंट ओपन करना था, उसका जो स्पेस है जहां वो रेंट से उसने ली है जमीन, वो डबल हो जाए। 5,000 किराया था तो मान लो 10,000 हो जाए। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, राइट। सो आप क्या करोगे इस केस में, विल यू रेज द प्राइस ऑफ फूड सर्व टू कवर द कॉस्ट। क्या जो आप खाना बना के रेस्टोरेंट में बेच रहे हो उसका प्राइस भी आप डबल कर दोगे या बढ़ा दोगे, ताकि जो पैसा पे करना है रेंट का वो आप कवर कर पाओ। या फिर विल यू लुक फॉर अ चीपर लोकेशन, या फिर कोई सस्ती जगह आप जाओगे। हाउ डज इट दिस अफेक्ट योर बिजनेस, कैसे अफेक्ट करेगा। सो सबसे पहले रेंट डबल होगा तो आई वुड कंपेयर ऑप्शन, सारे ऑप्शंस को कंपेयर करूंगी। ईदर स्लाइटली इंक्रीज फूड प्राइस और शिफ्ट टू अ चीपर लोकेशन। इन दोनों में से चूज कर सकते हैं हम, है ना। चीपर लोकेशन की तरफ भी जा सकते हैं अगर उतना हम अर्न नहीं कर सकते, तो अगर थोड़ा सा फूड के प्राइसेस को बढ़ाकर हमारा कॉस्ट कवर हो जा रहा है तो हम ये भी कर सकते हैं। इसमें कोई एक एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा। देखो ये लोकेशन पहले चीप थी, है ना। जो जगह देखो, पहले हमने जगह ली थी तो सस्ती थी, अब वहां पर वो जगह महंगी हो रही है, रेंट महंगा हो रहा है, मतलब वहां पर हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, तभी तो वो जगह महंगी हो रही है ना। ऐसा तो नहीं है कि वो एरिया वैसे का वैसा है तभी भी रेंट डबल हो गया। तो अपॉर्चुनिटीज भी है, तो थोड़ा सा फूड प्राइस को हाई करके हम फिर से वहां पर कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर प्राइसेस थोड़े से बढ़ाने से नहीं चल रहा, अब बहुत ज्यादा प्राइसेस अगर बढ़ा दोगे फूड के तो बिकेंगे नहीं। तो ये आपका कॉल है कि आप यहाँ पर क्या डिसीजन ले सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इमेजिन वन ऑफ योर हेल्पर्स क्विट सडनली। एक कोई काम जो आपके साथ करता था वो तुरंत वो अचानक से चला गया। सो कैन द रिमेनिंग वर्कर्स मैनेज द सेम अमाउंट ऑफ वर्क। जो बचे हुए लोग हैं
जो एक तो चला गया, जो बचे हुए हैं, क्या बचे हुए काम को आपस में बांट लेंगे? विल यू नीड टू ऑफर अ हायर सैलरी टू अट्रैक्ट अ न्यू वर्कर, या फिर आप कोई नया वर्कर लेकर आएंगे ज्यादा सैलरी देकर? सो मैं टेम्पररी लेवल पे वर्क को रीअरेंज करूंगी एंड ऑफर अ फेयर सैलरी टू हायर अ न्यू वर्कर, और सैलरी बढ़ाकर नहीं, एक अच्छी सैलरी देकर मैं नया वर्कर बाद में लाने की कोशिश करूंगी। देन नेक्स्ट इज यू रिसीव अ स्मॉल लोन टू इन्वेस्ट इन बेटर टेक्नोलॉजी फॉर योर रेस्टोरेंट। अगर आपके पास छोटा सा लोन आपने लिया है नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए, तो आप क्या करेंगे? विल दिस इंक्रीज द प्रोडक्शन और इम्प्रूव क्वालिटी? विल इट हेल्प यू रीच मोर कस्टमर्स? सो आई वुड यूज इट टू इम्प्रूव फूड क्वालिटी। फूड क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो सर्विसेज अगर अच्छी होंगी तो कस्टमर खुद जो है वो हमारी तरफ आएंगे, है ना। देन नेक्स्ट इज सपोज अनदर रेस्टोरेंट opens in the neighborhood, how will you attract and keep your customer? मान लो आपके पास में एक नया रेस्टोरेंट जो है ओपन हो गया, तो आप कस्टमर्स को कैसे अपनी रेस्टोरेंट में बुलाओगे, अट्रैक्ट करोगे? विल यू इम्प्रूव योर सर्विस, रिड्यूस प्राइसेस और ऑफर समथिंग न्यू? क्या आप अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करोगे, प्राइस जो पैसे हैं उसको कम कर दोगे, जो फूड के प्राइसेस हैं, या कुछ नया? सो आई वुड इम्प्रूव टेस्ट, सर्विस, क्लीनलीनेस एंड मे बी एड न्यू आइटम्स टू स्टे कॉम्पिटिटिव। नए आइटम्स ऐड कर सकते हो, टेस्ट और अच्छा बना सकते हो, सर्विसेज इंप्रूव कर सकते हो, साफ सफाई और बेटर कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट गवर्नमेंट लॉज और रूल्स शुड बी चेंज टू इम्प्रूव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। काम को और आसान करना, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत लफड़े होते हैं, जैसे ये डॉक्यूमेंट्स लेना, वो डॉक्यूमेंट्स लेना, तो उसको गवर्नमेंट क्या रूल या लॉज बना सकती है उसको आसान करने के लिए? तो सिंपल लाइसेंसिंग प्रोसीजर, जो लाइसेंस लेना पड़ता है वो प्रोसीजर आसान हो जाए, अप्रूवल जल्दी मिल जाए, इजियर एक्सेस टू स्मॉल लोन्स वुड हेल्प। अगर छोटे लोन्स आसानी से मिल जाए तो ये सब चीजें हेल्प कर सकते हैं। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर, जिसके साथ हमने चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। इसकी समरी जो बुक में दी गई है और एक्सरसाइज ये सब हमने देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी समरी वगैरह देख लेंगे, एग्जाम बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम प्रैक्टिस कर लेंगे। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो, प्लीज लाइक एंड share it, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.